हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज पढ़ने जा रहा है एक आईएमपी टॉपिक दैट इज नो फ्राउंडलिक। ठीक है, समतापी देखेंगे बच्चों, तो प्लीज कोऑपरेट विथ मी। चैप्टर है हमारा अध्याय 5 चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 पृष्ठीय रसायन या सतह रसायन जिसको हम लोग बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, फ्राउंडलिक का समीकरण व्यंजक भी इसी में आएगा, टेंशन मत लो आप, थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस रखो। ठीक है, तो उसी को फर्स्ट करेंगे हम लोग। तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिशोषण क्या था बच्चों, सबको समझ में आ गया। जब कोई द्रव या गैस किसी ठोस के सतह पर आता है तो उसके सांद्रता में वृद्धि हो जाती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। हमने अधिशोषण, अवशोषण, विशोषण, शोषण सब कुछ देख रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक में है, फर्स्ट मैं आपको बता देता हूं बच्चों, दाब। और भी है, बताएंगे आपको, लेकिन पहले देख लेते हैं प्रेशर। प्रेशर का क्या रोल है। ठीक है, तो होता कुछ एक्चुअल में ऐसा है कि यदि कोई गैस है, सपोज मैं एक आपको उदाहरण एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, समझना बात को। और यहां एक कोई ठोस है, ठीक है बच्चों, ये कोई ठोस है और ये कोई एक हमारा बर्तन है समझ लीजिए, या बंद पात्र है जिसके अंदर एक ठोस है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं पता है, इस पात्र में हम क्या ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं। तो गैस लेने पर, ठीक है बच्चों, गैस तो ले लिया हमने। प्रारंभ में जब इस पर दाब लगाया जाता है, सपोज एक हम काम करते हैं, पिस्टन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पिस्टन ले लेते हैं, इस प्रकार का पिस्टन ले लेते हैं और पिस्टन की सहायता से हमने क्या कर दिया, इस पर दाब लगाना प्रारंभ किया। तो जब दाब लगाया जाता है प्रारंभ में, तो ये दाब लगाने के कारण वायुमंडलीय दाब कम होती है, जिसके कारण ये जो आपके जो गैस के अणु है या गैस है वो इसके पृष्ठ पर आने लगते हैं। लेकिन एक निश्चित ताप पर एवं एक निश्चित दाब पर, एक निश्चित ताप पर एक काम कराते हैं और एक ऐसा दाब आता है, एक पॉइंट आता है दाब का जिस पर अधिशोषण पूर्णतः संपन्न हो जाता है। मतलब अब एक्स्ट्रा, अरे भाई मान के चलो आपके पास एक रूम है जिसमें 50 ठो सीट रखा हुआ है, समझना बात को, 50 ठो सीट रखा हुआ है। अब आपके पास 100, 150, 200 बच्चे हैं। अब लाके उनको बैठाते जाओगे तो वही अधिशोषण है और कुछ नहीं है। कुर्सी पर बैठना बच्चों का, वो गैस है, वो कुर्सी ठोस है, उस पर बैठ रहे हैं, अधिशोषण हो रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसे आएगा कि आपके पास कुर्सी, चेयर जो है खत्म हो जाएंगे। 50 चेयर है, बच्चे और भी हैं, गैस और भी है, लेकिन चेयर यहाँ पे कोई जगह ही नहीं रहेगा। जब पूर्णतः अधिशोषित हो जाएगा, सतह पर चिपके हुए बस को अधिशोषण बोलेंगे ना, उस सतह के ऊपर में चिपक के जो चिपकेगा उसको नहीं बोलते हैं। तो ये अधिशोषण जब पूर्णतः ढक जाएगा तो अधिशोषण होना बंद हो जाता है। उस दाब को हम लोग बोलते हैं संतृप्त दाब। फ्राउंडलिक में आऊंगा, इसी के अनुसार दिया था फ्राउंडलिक ने। ठीक है, समझ लो, बातों को समझो पहले आप। तो एक निश्चित दाब पर हमारा अधिशोषण अधिकतम होता है, उस दाब को हम लोग बोलते हैं संतृप्त दाब। ठीक है बच्चों, अब सुनना यार क्या बताने जा रहा हूं। अधिशोषण पर दाब के प्रभाव को समतापी, अधिशोषण समतापी की सहायता से समझाया जा सकता है। अब ये क्या बात हुई सर, आप दाब का प्रभाव बता रहे हो अधिशोषण पे और समतापी बोल रहे हो। इसलिए बच्चों, क्योंकि इस पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है और जब हम ताप का प्रभाव बताएंगे तो वहां दाब को कांस्टेंट रखा जाएगा और उसको बोलेंगे समदाबी। तो अधिशोषण पर दाब के प्रभाव को अधिशोषण समतापी की सहायता से बताया जाता है और अधिशोषण की मात्रा एवं दाब के मध्य ग्राफ या ग्राफ खींचने पर प्राप्त ग्राफ को अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं, जिसे फ्राउंडलिक ने दिया था। अब बात आती है कि अधिशोषण की मात्रा क्या है, अधिशोषण की मात्रा क्या है, मात्रा। तो आप लोग लिख लेंगे अधिशोषण की मात्रा। एक काम करते हैं बच्चों, देखो एक ठोस है भाई, इस ठोस का कोई वेट होगा या ठोस का कोई मात्रा होगा और ये जो गैस जो अधिशोषित हो रही है उसकी भी कोई मात्रा होगी। सपोज करते हैं, माना कि अधिशोष्य किसको कहते हैं, सबको समझ में आ गया भाई। अधिशोष्य गैस की मात्रा, अधिशोष्य गैस की मात्रा X है एवं अधिशोषक ठोस की मात्रा, अधिशोषक ठोस की मात्रा m है।
m ग्राम है, m ग्राम है। ठीक है बच्चों, तो अधिशोषण की मात्रा किसे कहते हैं? 1 ग्राम ठोस में अधिशोष्य गैस की मात्रा को ही हम लोग बोलते हैं अधिशोषण की मात्रा। आप लोग अच्छे से लिख लेंगे ना, अधिशोषण की मात्रा बराबर 1 ग्राम ठोस में अधिशोष्य गैस की मात्रा को। अब मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूं फिजिक्स में डेफिनेशन कैसे बनाया जाता है। एकांक ठोस की मात्रा में अधिशोष्य गैस की मात्रा को अधिशोषण की मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो अब फ्रीउंडलिक ने क्या किया, सुनिए। फ्रीउंडलिक ने जो है अधिशोषण की मात्रा मतलब अधिशोषित होने वाले गैस, अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच एक संबंध स्थापित किया। ठीक है बच्चों, और ग्राफ बनाया और उसी को बोलते हैं समतापी, फ्रीउंडलिक का अधिशोषण का समतापी वक्र। चलिए देखते हैं क्या इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट चल रहा है हमारा। फ्रीउंडलिक के अनुसार आप लोग इसको देख के लिख लीजिएगा, जो भी लिखना रहेगा थोड़ा सा अलग अलग जगहों पर अलग अलग लिखा रहता है। ये फ्रीउंडलिक के अनुसार अधिशोषण की मात्रा समानुपाती होती है दाब के, अर्थात दाब बढ़ाने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा अर्थात गैसों के अधिशोषण होने की मात्रा बढ़ती जाती है। किसने कह दिया? फ्रीउंडलिक ने कह दिया। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों x/m इज प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, लेकिन इस पे फिर कंडीशन आ गया। क्या कंडीशन आया? निम्न दाब पर एवं उच्च दाब पर। तो निम्न दाब पर क्या दिया? निम्न दाब पर फ्रीउंडलिक कहता है कि निम्न दाब पर यह जो अधिशोषण की मात्रा है वो अधिक होती है, थोड़ा सा अधिक होती है। जैसे जैसे दाब को हम बढ़ाते हैं, निम्न दाब से उच्च दाब की ओर चलते हैं प्रारंभ में, तो अधिशोषण अधिक होती है और यह हमको सरल रेखा की तरह प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने व्यंजक दिया x/m इज प्रोपोर्शनल टू p1 निम्न दाब के लिए। ठीक है, एवं उच्च दाब पर, तो उच्च दाब पर कहा कि जैसे जैसे दाब को बढ़ाते जाते हैं तो एक बिंदु ऐसा आता है, सिचुएशन पॉइंट, संतृप्त बिंदु। तो एक बिंदु ऐसा आता है जहां पर हमारा जो अधिशोषण की जो मात्रा होती है वो उच्च हो जाती है और उसके पश्चात फिर अधिशोषण में कोई वृद्धि नहीं होती। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब दोनों को क्या करते हैं बच्चों, हम लोग एक साथ लिख देते हैं। एक साथ लिखने तो एक साथ लिखने पर मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, x/m इज प्रोपोर्शनल टू p1/n। अब आप बोलोगे सर ये n कहां से आ गया? एक साथ लिख रहे हो तो n कहां से आ गया? बच्चों ध्यान से समझना, मैं क्या लिख दिया हूं आपको समझा रहा हूं। n बराबर आप रखो 1। n बराबर जब 1 रखूंगा तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। x/m इज प्रोपोर्शनल टू p 1/1 दैट इज इक्वल टू 1 बना। n बराबर आप रख दीजिए क्या चीज? इनफाइनाइट। n बराबर अनंत रखेंगे तो 1/अनंत का जो वैल्यू होता है 0। होता है कि नहीं होता है? तो ये चीज वापस से हमको मिल जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, समझ में आ गया? अब इसमें क्या करें, हल करना है और कुछ नहीं करना है। x/m दैट इज इक्वल टू k p1/n, एक कांस्टेंट है k। और जब हम दोनों पक्षों में बोथ साइड लॉग लेते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग x/m दैट इज इक्वल टू लॉग k p1/m n हो गया। चलिए आगे देखें, आपको दिख रहा है अच्छे से यहां तक? वेरी गुड। अब बच्चों क्या कर रहे हैं हमको, इसको लॉग को देखिए। लॉग को क्या कर रहे हैं? लॉग x/m दैट इज इक्वल टू, यहां से हम लिख लेते हैं इसको log k प्लस log k प्लस log p1/n। किस नियम के तहत? इस नियम के तहत m इंटू एन दैट इज इक्वल टू log m इंटू log n। लिखा जा सकता है कि नहीं जा सकता भाई? बोलो यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, इसको अब मैं क्या कर रहा हूं, log x/m दैट इज इक्वल टू बच्चों log p1/n। जो 1/n है ना उसको सामने लेके आ रहा हूं। किस कहां ले आ रहा हूं? सामने 1/n log p
प्लस लॉग के। अरे भाई इसको भी बताना पड़ेगा क्या, log m की घात n, तो जो पावर रहता है ना इस घात में रहता है जो, वो सामने आ जाता है, बस और कुछ नहीं है। अब कंपेयर करो मेरे भाई इसका एक सिंपल इक्वेशंस के साथ, जो हमारा वो होता है उसके साथ कंपेयर करो। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको कुछ दिख रहा है, इसको मिटा रहा हूं इधर को, इसका कोई रोल नहीं है, अब खत्म हो गया, इसका काम खत्म है। चलिए देखिए, तो मैं क्या बता दिया आपको कि इसका कंपेयर करो सरल रेखा के साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो क्या मिल के आ रहा है, हमको मिल रहा है y इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एम मिल गया, m इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, 1 बाई एन मिल गया, x इज इक्वल टू क्या मिल गया बोलो, लॉग p मिल गया, बेस में e है याद रखिएगा, ठीक है, और c इज इक्वल टू मिल गया लॉग बेस e के। इतना चीज मिल गया, तो फिर आपको ग्राफ बनाने से कौन रोक सकता है, और नहीं बना सकते क्या? इधर देखो कैसे बनाना है, एकदम इजी हो गया। अब क्या रह गया इसमें, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे हमारा है लॉग बेस ई पी, प्रेशर है, क्या है, लॉग ए ई बेस पी, दाब है, दाब, क्योंकि दाब से अधिशोषण की मात्रा प्रभावित हो रही है, तो अधिशोषण की मात्रा कहां जाएगी, वाई एक्सिस पे, तो यह आ जाएगा लॉग एक्स बाई एम, अधिशोषण की मात्रा। समझ में आ गया? हमको एक क्या मिल रहा है, ढाल मिल रहा है, स्लोप 1 बाई एन, और एक मिल रहा है हमको इंटरसेक्शन पॉइंट लॉग बेस ई के, अंतःखंड मिल रहा है। तो मैं यहां पे कहीं पे अंतःखंड ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं यार, और यहां से बच्चों फिर ये देखिए कुछ ऐसा बना सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर देता हूं, एक ढाल भी होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रेट भी होना चाहिए, ऐसा। ये जो आ रहा है वो है हमारा इसका स्लोप क्या है, सॉरी इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, इधर है लॉग बेस ई के, लॉग बेस ई के, ये वाला जो पॉइंट है वो है ना, और ये जो स्लोप दिख रहा है, ढाल दिख रहा है, वो है आपका m इज इक्वल टू 1 बाई एन। समझ में आ गया सबको अच्छे से? ये जो पॉइंट है ये किस बिंदु पर मिला हमको, सिचुएशन पॉइंट, दैट इज सिचुएशन पॉइंट, मतलब जहां से आपका स्थिर हो गया, जैसे कि सपोज यहां से स्थिर हो गया ये यहां, तो इस दाब पर हमारा जो अधिशोषण की मात्रा है वो उच्च है, इसके बाद अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही है। समझ में आ गया? तो ये ग्राफ बनाओ, इसको बनाओ भैया, बेहतरीन है, आता भी है, ठीक है। चलिए ठीक, ओके। ओके स्टूडेंट, तो ये पहला नंबर है ना, प्रभावित करने वाले कारक, इसलिए इसको पहले फर्स्ट टाइम करा दिया ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन फील हो कि एक आईएमपी क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा, ठीक है, बढ़िया क्लासेस है यार, देखिए अभी 4 और है, इसके 3-4 और है प्रभावित करने वाले कारक, फिर इसका अनुप्रयोग भी कभी कभी पूछा जाता है। तो सेकेंड टर्म्स है बच्चों अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोष्य की प्रकृति, ठीक है। तो इसकी प्रकृति कैसे प्रभावित करती है, सुनो। यदि अधिशोष्य गैस है, क्या है, गैस है, ठीक है, तो शीघ्रता से द्रवीभूत होने वाले गैस, द्रवीभूत मतलब वो जितना जल्दी कन्वर्ट हो जाता है गैस में, द्रव में, शीघ्रता से यदि वो द्रव में बदलता है, तो उन गैसों की जो अधिशोषण की मात्रा जो होती है या अधिशोषण होती है, वो देर से अधिशोषित द्रवित होने वाले गैसों की अपेक्षा अधिक होती है, जैसे कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऐसे गैस हैं जिनका बहुत जल्दी शीघ्रता से द्रवीभूत होते हैं, तो इनका अधिशोषण अधिक होगा अपेक्षाकृत हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसे गैसों की अपेक्षा। समझ में आ गया? थर्ड लिखेंगे बच्चों आप लोग अधिशोषक की प्रकृति, किस चीज की प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति, तो ऐसे अधिशोषक जो ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल उपलब्ध कराते हैं उसमें अधिशोषण की मात्रा अधिक होती है। ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल उपलब्ध कराने का अर्थ क्या है, आप देखो किसी चीज को ठोस रूप में लीजिए, गोली को हम लोगों को पीस कर क्यों खिलाया जाता है, आप कभी सोचे हो
कि डॉक्टर, अब तो बच्चे ऐसी खा लेते हैं, सीधा सीधा खा लेते हैं, ठीक है। पहले लेकिन डॉक्टर क्या बोलते थे, पीस कर खिलाना। रीजन क्या होता था कि पीस कर खिलाने से, पीसने की वजह से वो चूर्ण में बदल जाता था। चूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, उस गोले की अपेक्षा, तो वो जल्दी फास्ट रिएक्शन करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा इसको, अच्छे से पढ़ाऊंगा, जब हम लोग जैव प्रक्रिया पढ़ेंगे तब बताऊंगा इस चीजों को, ठीक है, कैसे ये वर्क करता है। तो यह बच्चों कि अधिशोषण का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है तो उसका अधिशोषण की मात्रा भी अधिक होगी, और वह चूर्णावस्था में होता है। यही कारण है कि हम जब भी उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो उसको अधिकतम मैक्सिमम हम किस रूप में उपयोग करते हैं, चूर्ण के रूप में उपयोग किया जाता है। किस चीज को, उत्प्रेरक को। नहीं तो अध्याय 7-8 में देखिएगा, जब हम लोग पी ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि जितने भी हम उत्प्रेरक यूज करेंगे, अब भी जस्ट मैं पढ़ाऊंगा उत्प्रेरक, इसके जस्ट बाद उत्प्रेरक का ही टॉपिक है, तो उस पर भी देखेंगे कि हम लोग किसका फॉर्म का यूज करते हैं, चूर्ण के रूप का। चौथा है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, तो ताप का प्रभाव कुछ ऐसा है बच्चों, ताप के प्रभाव को हम लोग अधिशोषण समदाबी भी कहते हैं, एक बात। दूसरी बात, ताप का प्रभाव भिन्न भिन्न अधिशोषण के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर संपन्न होता है एवं ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ये देखो, भौतिक अधिशोषण आप लोग भी बना सकते हैं, भौतिक अधिशोषण यह है। इधर मैं दे देंगे, हम लोग दे देंगे x/m मतलब अधिशोषण की मात्रा, और इधर दे देंगे क्या चीज बच्चों, ताप, टेम्परेचर, ठीक है। इधर ताप और इधर क्या दे देंगे, अधिशोषण की मात्रा। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। तो ये कम ताप पर संपन्न होता है, मतलब यहाँ ताप कम है, इधर ताप बढ़ रहा है ना भाई, वृद्धि हो रही ताप की, तो कम ताप पर ये उच्च होता है। और जैसे जैसे ताप को हम बढ़ाते जाते हैं तो ये क्या होने लगता है बच्चों, कम होने लगता है। क्या क्या होने लगता है, कम होने लगता है। अधिशोषण देखो, ये निम्न ताप है, ताप कम है, यहाँ पे ताप क्या है, कम है यहाँ पे, तो ताप कम है तो अधिशोषण क्या था, उच्च था, यहाँ था देखो। और जैसे ताप को बढ़ाते गया मैं, अधिशोषण क्या हो गई, कम होने लगी। किसके लिए, भौतिक अधिशोषण के लिए। जबकि यही रासायनिक अधिशोषण में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कैसे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये देखो, निम्न ताप पर ये थोड़ा ऐसा रहेगा, और उच्च ताप जैसे जैसे ताप को बढ़ाते हैं ऊपर उठने लगता है, मतलब अधिशोषण बढ़ने लगती है। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि उसके बाद वो स्ट्रेट हो जाता है, मतलब उसके बाद ताप बढ़ाने के बाद कोई मतलब का नहीं है। x/m अधिशोषण की मात्रा, ताप, टेम्परेचर, किसके लिए, रासायनिक अधिशोषण के लिए। समझ में आ गया, तो इतना सफिशिएंट है, ठीक है जी। आप इतना बना देते हो तो बहुत हो जाता है 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन में। अब देखते हैं हम लोग इसका अनुप्रयोग, उपयोग क्या होता है अधिशोषण का। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग क्या चीज, उपयोग क्या क्या भैया। देखो इधर देखो, बढ़िया बढ़िया उपयोग है इसका। फर्स्ट, पहला है, देखते जाइएगा, गैस मास्क में। गैस मास्क में क्या होता है, गैस मास्क की सुनिए। ऐसे क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र जहां पे बहुत ज्यादा धूल उड़ता है, बहुत विषैली गैसें होती है, वहां क्या करते हैं, मास्क लगाकर जाया जाता है। तो मास्क में एक हमारा चारकोल होता है, वो चारकोल क्या करता है, एक तो सूक्ष्म पार्टिकल जो होते हैं, सूक्ष्म कण, उसको अधिशोषित करता है। उसके साथ साथ विषैली गैस, जब हम लेते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो विषैली गैस भी आती है ऑक्सीजन के साथ, तो वो अधिशोषित कर लेता है विषैली गैसों को, और हमको क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। तो सबसे फर्स्ट है गैस मास्क में, समझ में आ गया। सेकंड है बच्चों विरंजक में। विरंजक, रंजक मतलब रंगना, डाइस, रंजक और डाइस, ठीक है। विरंजक मतलब उसके रंग को दूर करना, ठीक है। तो ऐसे कई फिनोमिनाज हैं जो विरंजक पर कार्य करते हैं, जैसे हमारे पेट्रोलियम उद्योग में है, और आपका शर्करा उद्योग में है कि शर्करा जब निर्माण किया जाता है तो गंदा भद्दा दिखता है, धुंधला दिखता है। उस पर जब हम जंतु चारकोल को डालते हैं तो वो क्या करता है, उस रंगीन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है, और हमें एक वाइट ब्राइट शर्करा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। थर्ड है बच्चों, इसके बाद क्या चीज़ लिख सकते हैं भाई, विरंजक। थर्ड है जल के मृदुकरण में। जल के मृदुकरण में, तो जल का मृदुकरण क्या है, कठोर जल को मृदु बनाने में। एक दूसरा, आप मैं बताया ना, पहले भी बता चुका हूं, उदाहरण दे चुका हूं मैं, कि एक गंदा नाली का पानी ले लीजिए, या कहीं, ठीक है, पानी ले लीजिए जो गंदा हो, और उस पर आप चारकोल डाल दो। क्या डाल दो बच्चों, चारकोल डाल दो। तो चारकोल क्या करता है पता है, उसके डस्ट पार्टिकल को
और गंदगी को सोख लेता है, सोख लेता है। आप बहुत सारे एड आते हैं जिस पे आप सब लोगों को पता होगा, फेस वॉश का एड आता है, उस पर ये चीज़ दिखाया जाता है। इस चीज़ को समझिए आप। फेस वॉश हम जो यूज़ करते हैं वो भी वही फिनोमिना में काम करता है कि उस पर चारकोल जिस पे रहता है फेस वॉश पे, वो डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण चेहरा ब्राइट दिखने लगता है। तो वैसे ही मृदु जल को मृदु बनाने में भी किया जाता है, ठीक है, जल के मृदुकरण में। तीसरा है बच्चों, चौथा है गैसों के पृथक्करण में, अक्रिय गैसों के पृथक्करण में, सीधा गैसों के नहीं, अक्रिय गैसों के पृथक्करण में। अब ये क्या है सर, ये बताता हूं मैं आपको। अक्रिय गैस जैसे कि आपका ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रोमियम, जिनॉन, रेंडॉन, ये सब क्या है हमारे अक्रिय गैस है। तो इनका पृथक्करण, क्योंकि ये यौगिक नहीं बनाते बच्चों, और जो यौगिक बनते हैं ना वो बहुत जटिल होते हैं, ठीक है, और इनका सबका गुण एक समान होता है। अक्रिय गैस है, 18वें समूह के तत्व हैं, तो इनको पृथक करना बहुत कठिन होता है। मैं पढ़ाऊंगा आपको, अध्याय 10 में पढ़ाऊंगा, 10 या 9 में है चैप्टर नंबर, ठीक है, वहां पढ़ेंगे। तो अक्रिय गैसों को पृथक्करण करने के लिए हम जो है एडसोर्प्शन विधि का उपयोग करते हैं, अधिशोषण विधि का उपयोग करते हैं। उसमें नारियल का चारकोल उपयोग किया जाता है, इसको डेवार विधि बोलते हैं, डेवार विधि पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो डेवार विधि के द्वारा, जो कि किस पर आधारित है, अधिशोषण पर आधारित है, अक्रिय गैसों को पृथक्कृत किया जाता है। 5वां नंबर लिख सकते हैं आप, सिलिका जेल या क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के द्वारा बच्चों क्या होता है, विभिन्न रंगों को चारकोल डाल देते हैं और चूना पत्थर डाल देते हैं, डिफरेंट 4-5 स्टेप के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम उसको रंगहीन बनाने में उपयोग करते हैं, ठीक है। छठा आप बोलेंगे, छठा है आपका सिलिका जेल। यह एक ऐसा जेल होता है जो नमी को दूर करने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर होते हैं, वो अक्सर इसका यूज करते हैं। हाथ में पसीना आ जाता है तो, ठीक है, पसीना आने पर फिसलन होता है तो उस पर जेल लगा करके नमी को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आप लोग बोल सकते हैं सिंपल सा चीज, पाउडर क्यों यूज किया जाता है। पाउडर एक ठोस है, चूर्ण के रूप में रहता है, उसको लगाने से नमी नहीं होती ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे उपयोग से है, ठीक है, यूसेस है। तो आज के क्लास में बस इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग उत्प्रेरक। पूरा क्लास उत्प्रेरक के ऊपर बेस्ड रहेगा। एक बार जरूर पढ़ना उत्प्रेरक क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। पूरा उत्प्रेरक बस नहीं होता, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, बहुत सारा उत्प्रेरक होता है यार, विषमांगी, समांगी उत्प्रेरक, आपका ढेर सारा उत्प्रेरक के बारे में बेसिक जानकारी से लेकर के अच्छे स्टैंडर्ड जानकारी तक मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट करा देंगे, फिर हम कोलाइड विलयन देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।